Hello dear students, welcome back to our channel all over NCERT. I hope that you all are fine and doing well in your studies as well. आज हम लोग पढ़ेंगे हमारा चैप्टर जो कि है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि हमने आपके फैक्टराइजेशन तक सारे चैप्टर क्लास 8 के NCERT के पढ़ा दिए हैं, पर हमारा इंट्रोडक्शन टू ग्राफ वाला चैप्टर अभी रह गया है। तो आज हम इंट्रोडक्शन टू ग्राफ वाला चैप्टर करेंगे, इसको समझेंगे और इसमें कैसे चीज़ें हम लोग बनाते हैं ये भी हम लोग देखेंगे। तो ये चैप्टर होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आपको इंट्रोडक्शन दे रखा है। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है? हैव यू सीन ग्राफ इन न्यूज़पेपर, टेलीविजन, मैगजीन्स, बुक्स एक्सेट्रा? द पर्पस ऑफ ग्राफ इज टू शो न्यूमेरिकल फैक्ट्स इन विजुअल form so that they can be understood quickly, easily and clearly. Graphs are visual representation of data collected. Data can also be presented in the form of table. However, a graphical presentation is easier to understand. This is true in particular when there is a trend or comparison to be shown. We have already seen some types of graph. Let us quickly recall them from here. तो अभी देखो, ये हम जैसे कि आप लोग जानते हो कि न्यूज़पेपर, अखबार जो भी आपके वहाँ आता है उन सब में कभी कभी ग्राफ्स बने होते हैं। और या टेलीविज़न में भी आप देखते हो, कोई भी आपका चीज़ होती है, पॉपुलेशन दिखानी है, सब में वो टेलीविज़न वाले जो है आपको ग्राफ दिखा के दिखाते हैं। ऐसा वो इसलिए करते हैं ताकि आपको ज़्यादा जल्दी वो समझ में आए और आपको ज़्यादा दिमाग ख़राब ना होगा, ताकि आप ज़्यादा जल्दी जो है उस चीज़ को समझ जाएँ। तो वही ग्राफ बनाना आज हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। सबसे पहला हमारे पास ग्राफ होता है बार ग्राफ, लेकिन आपके इसमें डायरेक्ट लाइन ग्राफ दिया है तो हम लोग लाइन ग्राफ ही करेंगे। ठीक है, देखो पहले इन्होंने दे रखा है क्विकली रिकॉल देम फ्रॉम एयर, और फिर इन्होंने सिर्फ लाइन ग्राफ दिया है। तो देखो, बार ग्राफ आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। बार ग्राफ वो ग्राफ होता है जिसमें जो है आप क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हो। उसमें दो चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछली बार भी, कि अगर आपका बार ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह का होता है। सबसे पहले ये होती है आपकी वाई एक्सेस और ये होती है आपकी एक्स एक्सेस। तो अब देखो, जो बार ग्राफ होता है वो, जैसे कि हमने देखा था कि बार ग्राफ जो है हमारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है बार बनाते हुए। जैसे यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये है। अब मान लो कि मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे नंबर मार्क्स लिख दिए। यहाँ पे मार्क्स हैं जो कि हो गए 10। एक मिनट, ये देखो, तो यहाँ पे 10, 20, 30, 40। तो ये देखो, ये है आपके मार्क्स। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा है आपके फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। तो अब देखो, बार ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करेगा। फर्स्ट टर्म में कोई बच्चे के मार्क्स आए हैं 20, तो वो ऐसे आएगा। सेकंड टर्म में 30 आए तो ऐसे आएगा, और थर्ड टर्म में उसके 40 आ गए। तो बार ग्राफ आपका ऐसे बनता है, पर बार ग्राफ में बीच में आपका गैप जरूर होता है। ठीक है, तो इसमें भी आपको स्केल कैसे लेनी होती है। जैसे मैंने यहाँ पे स्केल लिए 10, फिर 20, यानी कि 10 बढ़ है। इसका मतलब एक बॉक्स का मतलब क्या है, एक बॉक्स का मतलब है 5 यूनिट्स वाई एक्सिस में। वाई एक्सिस में एक बॉक्स का मतलब मैंने क्या कर दिया है, 5 यूनिट्स, 5 मार्क्स। ठीक है, तो वैसे ही दो बॉक्स का गैप लेके अगर हम लोग चलेंगे तो ये हो जाएगा 10। फिर दो बॉक्स का गैप लेके चलेंगे तो वो 20 हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि एक बॉक्स का मतलब क्या था, एक बॉक्स का मतलब था 5 मार्क्स। ठीक है, अब देखो सिमिलरली जो आपका नीचे का हिस्सा होता है इसमें भी जो है आप लोग ऐसे ही स्केल लेते हो। पर अभी हम लोग ने यहाँ पे बार ग्राफ पढ़ लिया, तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट ग्राफ में पढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट ग्राफ आपका कौन सा आता है? नेक्स्ट ग्राफ डियर स्टूडेंट आपका आता है पाई ग्राफ। अब देखो, बार ग्राफ भी दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है आपका सिंगल बार ग्राफ, जिसमें आप लोग सिर्फ एक बार बनाते हो। एक होता है आपका डबल ग्राफ, इसमें आपको दो चीज़ रिप्रेजेंट करते हो। जैसे आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, मान लो कि आप लोग जो है रिप्रेजेंट कर रहे हो मंडे और ट्यूसडे। आपने दो डेज ले लिए वीक के, और आपने ले लिए फ्रूट्स, कोई भी फ्रूट्स ले लो, मैंगो ले लो, एप्पल ले लो, पपाया, कुछ भी, और उनके प्राइस। तो अब देखो, अब हमें इस वाले बार ग्राफ में अगर हम बनाते हैं कि भाई कितनी ज़्यादा
जो है सेल हुई है। अगर आप लोग ले लो केजीज में, यानी कि आप लोग ले लो कितने ज़्यादा एप्पल, मैंगो या पपाया में से कुछ भी बिका है, मंडे को कितना बिका है और ट्यूसडे को कितना बिका है। अगर हम लोग ये जानना है तो हम लोग डबल पैराग्राफ बनाते हैं। ठीक है, डबल पैराग्राफ में आप लोग क्या करते हो, आप तो या तो आप कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हो, या आप ऐसा कर सकते हो कि एक एक चीज़ को आप लोग डार्क कर दो, दूसरी को लाइट, या फिर ऐसे जैसे ऐसे बनाते हैं, ये ऐसे हो गया और ये आपका सेम वैसे ही है। तो इसमें आपको रिप्रेजेंट करना होता है, जैसे दिस बॉक्स मीन्स मंडे और दिस बॉक्स मीन्स ट्यूसडे। तो ऐसे करके आपको पहले बताना भी होता है। अब हम आते हैं पाई ग्राफ में। जो पाई ग्राफ होता है डियर स्टूडेंट, वो आपने अपने डाटा हैंडलिंग में भी पढ़ा है। ठीक है, वो आपका जो है कुछ इस तरह का होता है, और ये मतलब जो है आपकी चीज़ें रिप्रेजेंट करता है, परसेंट में भी रिप्रेजेंट करता है, परसेंट में। ठीक है, ये परसेंट दिखाता है। ठीक है, ये होता है आपका सेंट्रल एंगल, और पूरे सर्कल का मतलब 100%। ठीक है, और सेंट्रल एंगल आपका कितना होता है, 360 होता है। इसका हमने डाटा हैंडलिंग में वैसे पढ़ा है कि कैसे हम लोग सेंट्रल एंगल निकालते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिस्टना आप लोग डाटा हैंडलिंग से भी रिवाइज कर सकते हैं पाई ग्राफ की। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिस्टना हिस्टोग्राफ, हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम में लोग बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखो, बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में यही अंतर है कि बार ग्राफ में जो आपकी जगह छोड़ी होती है, हिस्टोग्राम में आपकी जगह नहीं होती, वो चिपक कर ही बनाया जाता है। जैसे मैंने आपको ये बताया, यहाँ पे ये आपका ग्राफ है। अब आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, मतलब कोई एज ग्रुप है आपका। ठीक है, मतलब ये मान लो कि क्या कहते हैं, कितने पॉपुलेशन है, यानी कि मान लो 2, 4, 6 ऐसे करके आपने पॉपुलेशन ले ली, नंबर ऑफ पर्सन ले लिया, और उनके वेट ले लिए। वेट आपने ले लिए 40 से 45 तक, 45 से 55 तक, 60 से 65 तक, है ना। तो अब इसमें क्या होता है, आप डायरेक्टली ऐसे बनाते हो, जैसे ये बनाया, फिर इसी के ऊपर ये, अगर डाउन जा रहा है तो डाउन, ऊपर जा रहा है तो ऊपर। इसमें आप लोग चिपका के ही बनाते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं डिजिटल लाइन ग्राफ में, जो अब आपकी बुक ने दी है। अब देखो, लाइन ग्राफ जो होता है वो आपका ऐसा डाटे को दिखाता है जो कि कंटिन्यूसली जो है मूव करता है पीरियड ऑफ टाइम। कंटिन्यूसली का इन सेंस मीन्स कि वो नीचे भी जाता है, ऊपर भी जाता है, कभी वो डाउनवर्ड चलेगा, कभी वो ऊपर चलेगा। तो इसमें जो है डियर स्टूडेंट हमारा, जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है टाइम, यहाँ पे आपको दिया है 6 AM, 10 AM, 2 PM, 6 PM, और टेम्परेचर भी दिया है 37 डिग्री, 40 डिग्री, 38 डिग्री, 35 डिग्री। तो अब इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। सबसे पहले आपको एक स्केल लेनी होती है कि भाई जो भी आपके पास ग्राफ पेपर होता है, आप उसमें देखते हो कि डिफरेंट डिफरेंट स्क्वायर बॉक्स बने होते हैं। आप सबसे पहले क्या लेते हो, सबसे पहले आप स्केल लेते हो। स्केल अगर आपने नहीं ली होती है तो आपका जो होता है, कोई भी ग्राफ हो वो आपका ढंग से नहीं बनता है, तो आपको स्केल लेनी पड़ती है। तो देखो डियर स्टूडेंट, इसमें जैसे कि आपकी बुक ने स्केल ली है। अब सबसे पहले आप ये पूछोगे कि यहाँ पे जिगजैग का साइन क्यों बना है। जिगजैग का साइन इसलिए बना है क्योंकि डियर स्टूडेंट अभी ज़ीरो की जो है, ज़ीरो को हम लोग नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे ज़ीरो होता, अगर ज़ीरो से भी कोई वैल्यू स्टार्ट होती होती तब हम लोग इसको डायरेक्ट स्ट्रेट बनाते, बट ज़ीरो से कोई वैल्यू स्टार्ट नहीं हो रही, तो इसलिए वो जिगजैग करा हुआ है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आओ, स्केल लिए, जैसे इन्होंने यहाँ पे लिया है 30, 30 के बाद 2 बॉक्स हो रहे हैं, फिर 32। इसका मतलब कि एक बॉक्स का मतलब है 1 डिग्री सेल्सियस, तो 2 बॉक्स हो गए तो 2 डिग्री सेल्सियस। अब 30+2 कितना होता है, 32 डिग्री। तो यहाँ पे ऐसे करके आपका स्केल लिया, तो इसका मतलब टेम्परेचर वाली लाइन में आपकी स्केल के लिए है 1 बॉक्स इज इक्वल टू, या आप लोग लिख दो 1 यूनिट इज इक्वल टू टू, वन यूनिट इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद नीचे यहाँ टाइम में देखो, 6 के बाद है 10 PM, फिर 2 PM है, फिर 6 PM है। तो अब देखो 6 के बाद 10 में आया, मतलब कि एक बॉक्स की यूनिट कितनी होगी। जैसे कि हमें पता है कि 6 और 10 के बीच में 4 का अंतर है ना। तो इसका मतलब कि एक बॉक्स का मतलब है 4 आवर्स। ठीक है, एक बॉक्स का मतलब क्या है, 2 आवर्स, और दूसरे बॉक्स का मतलब भी 2 आवर्स। तो यानी कि 2 बॉक्स छोड़े तो कितना हो गया, 4 आवर्स। तो ये हो जाएगा 10। अब देखो 10 के बाद 2 में कितना अंतर है, 10 के बाद जो आप लोग देखते हो कि भाई 2 PM है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि 2 PM दे रखा है। ठीक है, AM नहीं है, 2 PM है। तो इसका मतलब अब यहाँ पे भी देखो 10 और जो आपका 14 होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब आप अपने फ़ोन में चेक करते हो टाइम, तो आपको उसमें क्या कहते हैं, 14 के बाद भी आपको दिखता है ना। और फिर दिन दिन का टाइम होता है तो 3 बजे का आपके फ़ोन में आता है 15, 30, है ना। तो आपको उससे रिप्रेजेंट करते हो, क्योंकि वो PM है,
इसलिए। तो अब देखो 10 और 14 के बीच में कितना डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। तो वही हो गया 10 AM और 2 PM के बीच में 4 का डिफरेंस है। इसका मतलब कि एक बॉक्स का मतलब होता है 2 आवर्स, तो 2 बॉक्स का गैप लिया है तो 4 आवर्स। ठीक है, तो ऐसे करके आपने स्केल लिए, तो नीचे की स्केल आपकी हो जाएगी 1 बॉक्स इक्वल्स टू 2 आवर्स। ठीक है, तो ऐसे करके आपने बनाया। अब देखो जैसे 6 AM है, जैसे कि इन्होंने हमें दे रखा है कि 6 AM में जो टेम्परेचर था वो 37 डिग्री सेल्सियस था। तो अब यहाँ पे 36 तो हमारे पास है, क्योंकि हमने स्केल ली थी टू, एक बॉक्स इक्वल्स टू 1 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब 37 के बाद वाला जो बॉक्स है वो रिप्रेजेंट करता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग वहाँ पे जो है पॉइंट लोकेट करेंगे। फिर आता है 10 AM। अब 10 AM में जैसे कि इन लोगों ने दे रखा है 40 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस, जैसे कि हमने दो का बॉक्स का अंतर लिया है तो 40 डिग्री तो हमें दिख रहा है, तो वहाँ पे हम लोग पॉइंट लोकेट कर देंगे। 2 PM में इन्होंने दे रखा है हमें 38 डिग्री सेल्सियस, अगेन 38 हमें दिख रहा है तो हम लोग उसमें पॉइंट लोकेट करेंगे। फिर 6 PM में इन्होंने हमें दे रखा है 35 डिग्री सेल्सियस, जैसे कि हमने दो का अंतर लिया था और हमें पता है कि 1 बॉक्स इक्वल्स टू 1 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब 34 के ऊपर वाला बॉक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, 35 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे आप लोग पॉइंट लोकेट कर दोगे। उसके बाद आपको जो है सिर्फ अपनी लाइन्स को ज्वाइन कर देना है। ठीक है, तो बस यहाँ पे ऐसे आपका जो है लाइन ग्राफ बनता है। तो अभी हमने यहाँ पे लाइन ग्राफ पढ़ लिया, फिर आपके कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि आप कर सकते हैं और अच्छे से समझने के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कशन, लाइन ग्राफ के बाद जो हमारा आता है वो होता है लीनियर ग्राफ। तो हम लीनियर ग्राफ्स कैसे बनाते हैं, हम लोग इसमें आते हैं। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, लीनियर ग्राफ्स के बारे में इन्होंने आपको बड़ा बड़ा करके दे नहीं रखा है, बट दे ज़रूर रखा है, क्योंकि इसमें आपको 2 टाइप के ग्राफ बनाने को आएंगे। एक तो होगा आपका लीनियर ग्राफ और एक है लाइन ग्राफ। ठीक है, तो इधर जो है इन लोगों ने लाइन ग्राफ के बारे में ही बताया है। यहाँ पे जो है हमारा लीनियर ग्राफ के बारे में हम लोग जानेंगे, जो कुछ इस तरह यहाँ पे आएगा। ठीक है, सम एप्लीकेशन आपको दे रखी है यहाँ एवरीडे लाइफ, लेकिन मैं लीनियर ग्राफ से स्टार्ट करूँगी। तो अब देखो लाइन ग्राफ कंसिस्ट करता है लाइन सेगमेंट के जो जॉइन करते हैं और वो ऊपर नीचे जाता है, लेकिन जो आपका लीनियर ग्राफ होता है वो एकदम स्ट्रेट लाइन ऊपर जाता है। उसमें हमें पता चलता है कितना जो है आपका मनी लग रहा है। तो बेसिकली जो है वो एक लाइन होती है, वो सीधे ऊपर स्ट्रेट जाती है। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कुछ इस तरह। यहाँ पे मैंने आपको एक ग्राफ बनाया। अब मान लो कि यहाँ पे मैं नंबर ऑफ चॉकलेट्स मान रही हूँ, ये है 1, ये है 2, एक मिनट रुकिए। यहाँ पे मैं नंबर ऑफ चॉकलेट मान रही हूँ, मैंने यहाँ पे 1 मान लिया, यहाँ पे 2 मान लिया, यहाँ पे 3 मान लिया, यहाँ पे 4 मान लिया। अब मैंने 1 चॉकलेट का प्राइस यहाँ पे लिखा है 5, यहाँ पे 10, यहाँ पे 15, यहाँ पे 20। ठीक है, अब मैंने 1 चॉकलेट का प्राइस है 1 रुपीज़, तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट लोकेट करते हैं। फिर यहाँ 10 चॉकलेट का प्राइस है 2 रुपीज़। उसके बाद फिर 2 चॉकलेट का प्राइस है 10 रुपीज़, क्योंकि हमने एक का 5 रुपीज़ माना है। 3 चॉकलेट्स का कितना हो जाएगा 15। तो अब आप जब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो आपकी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो लीनियर ग्राफ में हमेशा स्ट्रेट लाइन बनती है। ठीक है, उसमें नीचे ऊपर वाला मामला नहीं होता, उसमें आपकी स्ट्रेट लाइन बनती है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट दे रखा है लोकेशन ऑफ द पॉइंट। आपकी बुक में नहीं दे रखा है, हमें पता है, क्योंकि न्यू वाली बुक्स में बहुत सारी चीज़ें जो है डिलीट हो चुकी हैं, बट आपकी ओल्ड बुक्स में सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो यहाँ पे देखो लोकेशन ऑफ द पॉइंट, वहाँ पे आपको पॉइंट लोकेट करना पड़ता है जहाँ पे आप लोग कोई चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद आते हैं कोऑर्डिनेटर्स में। अब कोऑर्डिनेटर्स क्या होते हैं, अब देखो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका जो ग्राफ होता है उसमें एक तो होती है आपकी एक्स एक्सेस और दूसरी होती है वाई एक्सेस। ठीक है, तो अगर आपको दे दिया कुछ इस तरह, रुको मैं यहाँ पे आपका ये लिखती हूँ 1 2 3 4, और सिमिलरली मैंने यहाँ ऊपर भी लिखा 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे आप कहीं पॉइंट लगाते हो फिर उस पॉइंट को जोड़ के आप लोग कुछ अपना ग्राफ बनाते हो, है ना। तो कोऑर्डिनेटर्स बहुत ही नेसेसरी हो जाते हैं कोई भी ग्राफ बनाने के लिए, लेकिन कोऑर्डिनेटर पता भी होना चाहिए। जैसे मैंने आपको एक वैल्यू दी कुछ इस तरह की 3,4, और आपने कहा मैंने आपसे कहा कि इसका कोऑर्डिनेटर दिखाओ। ठीक है, अब कोऑर्डिनेटर दिखाने के लिए जो आपका 3 होता है ये आपका एक्स एक्सेस माना जाता है और ये आपका वाई एक्सेस माना जाता है।
तो अब देखो जो भी आपकी पहले वैल्यू आएगी वो हमेशा एक्स एक्सिस होती है और बाद वाली वाई एक्सिस होती है। जैसे यहाँ पे 3 यहाँ पे एक्स एक्सिस में यहाँ पे है, ठीक है, तो ये 3 हो गया। फिर मैं यहाँ पे 4 का है तो 4 वाई एक्सिस में का है, तो यहाँ पे वाई एक्सिस का 4 मैंने लिया और वाई एक्सिस के 4 में हम लोग यहाँ को बढ़ेंगे और 3 से हम लोग आगे को बढ़ेंगे। इसका मतलब कि ये वाला जो पॉइंट है ये आपका क्या है, ये आपका कोऑर्डिनेटर है, ठीक है, किसका 3 और 4 का कोऑर्डिनेटर। तो कोऑर्डिनेटर हम लोग ऐसे फाइंड आउट करते हैं, ये तो आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा होता है कि कोऑर्डिनेटर के बाद हमारे पास आते हैं सम एप्लीकेशन वाला पार्ट, जो आपके बुक ने दे रखा है आपको, ये वाली पार्ट हमारा आता है सम एप्लीकेशन वाला। तो चलो हम लोग ये पढ़ते हैं। इन आवर एवरीडे लाइफ यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट द मोर यू यूज फैसिलिटीज द मोर यू पे फॉर इट। If more electricity is consumed, the bill is bound to be high. If less electricity is used, then bill will be easily manageable. तो अब आपको पता है कि कोई भी चीज़ हम लोग करते हैं, जैसे कि मान लो कि चॉकलेट वाला एग्जाम्पल से ही मान लो, अब आपको एक चॉकलेट खानी है तो इसका मतलब आपको उसके लिए 5 रुपीज़ पे करना है। अगर आप 2 चॉकलेट खा रहे हो यानी कि ज़्यादा चॉकलेट खा रहे हो तो आपको इसके ज़्यादा मनी पे करना है यानी कि 10 रुपीज़। फिर वैसे ही चॉकलेट बदलेगी, आपको वैसे वैसे ज़्यादा प्राइस यूज़ करना पड़ेगा। सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी जब आप घर में यूज़ करते हो तो भाई आपको इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो है प्राइस देना पड़ता है। अगर आप ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हो ज़्यादा प्राइस आएगा, ज़्यादा बिल आएगा। अगर कम यूज़ करते हो तो कम बिल आएगा, है ना। तो ये चीज़ जो है ये आपको यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। दिस इज इंटेंस व्हेन वन क्वांटिटी अफेक्ट्स अनदर। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक बिल डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी यूज। वी से दैट क्वांटिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिसिटी इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल और समटाइम्स कंट्रोल वेरिएबल एंड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक बिल इज डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी तो भैया इंडिपेंडेंट है, उसको आप जैसे भी यूज़ करो, लेकिन जो बिल है इलेक्ट्रिसिटी का वो डिपेंड करता है कितनी आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो, है ना। अगर आप ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो तो ज़्यादा बिल आएगा, अगर आप कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो तो कम बिल आएगा। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में दबाव नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी ये नहीं कह रही कि बिल जो है इलेक्ट्रिसिटी मतलब डिपेंडेंट नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी इंडिपेंडेंट है, बिल लेकिन डिपेंडेंट है। बिल डिपेंड करता है इलेक्ट्रिसिटी में कि आप कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो। अगर आप कम यूज़ करोगे तो आपका बिल कम आएगा, अगर आप ज़्यादा यूज़ करोगे तो आपका बिल ज़्यादा आएगा। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी इज़ इंडिपेंडेंट, इलेक्ट्रिसिटी को आप यूज़ कर रहे हो, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी आपकी बिल में डिपेंड नहीं कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी जो है कहीं ना कहीं जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो डिपेंड करता है इलेक्ट्रिसिटी कितनी आप यूज़ कर रहे हो, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब आता है क्वांटिटी और कॉस्ट। यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दिया है, नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल और कॉस्ट ऑफ पेट्रोल। तो अब देखो लीटर्स ऑफ पेट्रोल 10, 15, 20, 25 और 500, 750, 1000 और 120, 1250। अब देखो डियर स्टूडेंट इसमें जो है आपका कॉस्ट जो है आपको बता रखिए कि अगर आप 10 लीटर ऑफ पेट्रोल यूज़ करोगे तो आपको 500 रुपीज़ देना पड़ेगा। अगर 15 लीटर ऑफ पेट्रोल यूज़ करोगे 750 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। मतलब इसमें वही मामला हो गया कि ये जो आपका नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल है ये डिपेंड करता है, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि जितना क्योंकि वो आप पे है कि आप कितना जो है कहीं ना कहीं यूज़ करते हो। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि जो पेट्रोल है, नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल और कॉस्ट ऑफ पेट्रोल, आपको 2 चीज़ें दी है यहाँ पे। अब कॉस्ट कैसे आएगी? अगर आप कम पेट्रोल यूज़ करोगे तो कम कॉस्ट आएगी, ज़्यादा पेट्रोल यूज़ करोगे तो ज़्यादा कॉस्ट आएगी। इसका मतलब पेट्रोल लीटर्स ऑफ पेट्रोल जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो आप कितनी भी यूज़ करो। लेकिन कॉस्ट आपकी जो है डिपेंडेंट है नंबर ऑफ पेट्रोल में, यानी कि जितना लीटर आप पेट्रोल यूज़ करोगे उतना आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। अगर आप ज़्यादा यूज़ करोगे तो ज़्यादा होगी, अगर कम यूज़ करोगे तो कम होगी। तो कहीं ना कहीं आपकी कॉस्ट जो है वो डिपेंड करती है कितना लीटर ऑफ पेट्रोल आप यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल है ये इंडिपेंडेंट है और कॉस्ट ऑफ पेट्रोल जो है डिपेंड है किसमें, कितना लीटर आप पेट्रोल यूज़ कर रहे हो।
ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि आप लोग कैसे बनाते हो लीनियर ग्राफ। मैंने आपको जैसे कि बताया है कि आपको कोई भी चीज़ शो करनी होती है। जैसे इन्होंने कहा है कि फॉलोइंग टेबल शोज पेट्रोल एंड इट्स कॉस्ट, प्लॉट अ ग्राफ टू शो द डाटा। आपको डाटा शो करना है। अब जैसे मैंने आपको बताया लीनियर ग्राफ हमेशा ऊपर बढ़ते रहते हैं, वो कभी भी नीचे वाला मामला नहीं होता उसमें। और लीनियर ग्राफ में मैंने आपको बताया 2 वैल्यूज़ होती हैं, एक होती है आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैंने आपको बता दिया है, वो है नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल। यानी कि जितना लीटर ऑफ पेट्रोल आप यूज़ करोगे उतना ही आपका जो है बिल बढ़ेगा। अगर ज़्यादा यूज़ करोगे ज़्यादा बढ़ेगा, कम यूज़ करोगे कम बढ़ेगा। डिपेंडेंट वेरिएबल है आपका कॉस्ट ऑफ पेट्रोल, यानी कि वो डिपेंड करती है कितना लीटर आप पेट्रोल यूज़ कर रहे हो। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आपको यहाँ पे ग्राफ बना के दे रखा है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि मतलब यहाँ पे आपको लीटर्स ऑफ पेट्रोल दे रखे हैं, ऊपर आपकी कॉस्ट दे रखी है। ठीक है। कॉस्ट क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो डिपेंड करती है कि कितना लीटर ऑफ पेट्रोल आप यूज़ कर रहे हो, है ना। जैसे यहाँ पे इन्होंने स्केल ले ली। स्केल कितने की ली इन्होंने? 100 की स्केल ली। 100 से ऊपर को गए और एक यूनिट इन्होंने मान रखा है 50। ठीक है। एक 50 यूनिट मान रखा है। तो ऐसे करके ऊपर लेते गए। ठीक है। अब देखो सिमिलरली इन्होंने लीटर्स कैसे लिए? लीटर्स इन्होंने 1 से शुरू करा। ठीक है। 5 से शुरू करा। तो ठीक है, यहाँ पे इन्होंने 1 यूनिट क्या मानी है? 1 यूनिट इन्होंने मानी है 1 यूनिट इजिकल टू 1 लीटर। तो यहाँ पे 5 लीटर पेट्रोल का कितना होगा? 10 लीटर पेट्रोल का कितना होगा? तो यहाँ पे 5 मतलब एक बॉक्स का मतलब है 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। ठीक है। तो ये आपको बता रखा है कि एक बॉक्स का मतलब है 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो ऐसे करके आपका इन्होंने 30 लीटर्स तक जो है बना रखा है। अब यहाँ पे बोलते हैं कि यही सारी चीज़ें लोकेट करो। जैसे इन्होंने बोला है कि 10 लीटर ऑफ पेट्रोल का क्या है? 10 लीटर ऑफ पेट्रोल का 500 है। तो 500 का, अब जैसे मैंने आपको बताया कोऑर्डिनेटर्स की मदद से हम हमेशा कुछ भी चीज़ होती है वो हम कोऑर्डिनेटर्स की मदद से करते हैं, है ना। कोऑर्डिनेटर की मदद से ही करते हैं। तो अब जैसे इन्होंने कहा 10 और 500 दे रखे हैं। तो अब देखो 10 आपका जो है यहाँ पे आपका 10 और यहाँ पे ऊपर है आपका 500। तो यहाँ पे जो है आप लोग अपना कोऑर्डिनेटर पॉइंट आपका इधर हो गया। ठीक है। सिमिलरली आपको क्या लोकेट करना है? 15 का, तो 15 का भी हो जाएगा सिमिलरली यहाँ पे 750 में, क्योंकि मैंने जो कि स्केल आपकी कुछ इस तरह ले रखी है कि 1 बॉक्स इक्वल्स टू 50 रुपीज़। ठीक है। उसके बाद फिर सिमिलरली 20 का 1000 हो गया, 25 का 1250 हो गया। ठीक है। अब देखो इन्होंने ये हमारे कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि ये सारे पॉइंट हमने मार्क करे, उसके बाद फिर उन पॉइंट्स को हमने ज्वाइन करा। और जब पॉइंट्स को ज्वाइन करा तो आप लोग देख सकते हो कि किस तरह जो आपका पॉइंट है वो पूरी स्ट्रेट लाइन बना रहा है। इसका मतलब ये क्या है? ये आपका लीनियर ग्राफ्स है। कोऑर्डिनेटर हमने जैसे कि यहाँ पे जैसे 600 है, 600 का आप लोग कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 600 रुपीज़ कितने लीटर पेट्रोल में आएंगे, है ना। 500 रुपीज़ मैंने आपको बताया 10 लीटर ऑफ पेट्रोल में आएंगे। इसका मतलब कि 550 कितने में आएगा? जो आपका एक बॉक्स ऊपर है 550 आपका आएगा 11 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में। सिमिलरली 600 रुपीज़ आपका कितने में आएगा? 600 रुपीज़ आपका आएगा 12 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में। ऐसे ही करके आपका आगे आगे बढ़ते जाएगा। तो ये लाइन ग्राफ आपको इतना सा समझने की बात है कि कोऑर्डिनेटर क्या होता है और बाकी चीज़ें लीनियर ग्राफ्स। ठीक है। तो यहाँ पे लीनियर ग्राफ्स का हम लोग जो है समझ चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे आपका आज का वीडियो सिर्फ इतना था कि भाई कैसे ग्राफ्स होते हैं और किस तरह आप इन्हें समझते हैं। तो ये वीडियो आई होप दैट डियर स्टूडेंट आपको अच्छा लगा होगा और साथ ही साथ आपको टॉपिक समझ में भी आएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू enjoy the video, so like, subscribe and share.